अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं सिद्रा, मेरे साथ आप रहेंगे सुबह 11 बजे तक, क्योंकि आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज हमने सोचा कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ पे बात करते हैं। ज़िंदगी में लोग कहते हैं कि खुश रहने के लिए और दूसरों को खुश रखने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। कोई ना कोई ऐसी बात जो आपके मिजाज के ख़िलाफ़ है, आपके रवैये के ख़िलाफ़ है, उसको देख कर भी अनदेखा करना पड़ता है। लेकिन मुझे कभी कभी ये लगता है कि ये जो फॉर्मूला है, इससे कहीं ना कहीं आप अपनी ज़ात की नफ़ी कर रहे होते हैं। यानी जो चीज़ आपको पसंद नहीं भी है उसको अच्छा कह रहे होते हैं, उसको बर्दाश्त कर रहे होते हैं। तो क्या ये मुनाफिकत है किसी लेवल पे? क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि ज़िंदगी को अगर अच्छे तरीके से गुजारना है, उसमें आपको प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, तो फिर आप मुनाफिक बन जाएं? यानी आप जो अच्छा नहीं भी है उसकी तारीफ़ करें, जो चीज़ पसंद नहीं भी आ रही है वो भी हंसी खुशी करें। ये करते करते कहीं ना कहीं आपके अंदर गुस्सा और कड़वाहट बढ़ती चली जाती है। दैट इज़ वाई आई डोंट अग्री विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात को सर्व करना भी कोई सक्सेस का फॉर्मूला नहीं है। अगर आप सिर्फ अपनी चलाएंगे तो आपके इर्द गिर्द के लोग या तो आपसे टकराएंगे या फिर रास्ता बदल लेंगे, तो कहीं आप अकेले ना रह जाएं। सवाल ये पैदा होता है कि जो चीज़ें आपके मिजाज के ख़िलाफ़ हों उनको प्रोसेस कैसे किया जाए। ये सारी चीज़ें हमारे ऑफिसेज़ में भी होती हैं, हमारे क्लोज रिलेशनशिप्स में होती हैं। सिर्फ बॉस और स्पाउस के साथ ही ये लड़ाई नहीं होती, बल्कि वालिदैन के साथ भी। कभी कभार आपकी आइडियोलॉजी उनसे नहीं मिलती, या उनको लगता है कि जो आप सोच रहे हैं उसके बहुत अच्छे लॉन्ग टर्म में नताइज नहीं निकलेंगे। तो हाउ डू यू अचीव अ मिडल ग्राउंड? इसकी अगर हम रिलीजन में देखते हैं, ज़िंदगी के रोज़मर्रा मामलात में देखते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी आपको मिसालें मिलती हैं जहाँ लोग बातचीत से हल निकालते हैं। लेकिन दुनिया में अगर आप इसको लार्जर स्केल पे देखें, मैक्रो स्केल पे देखें, तो ऐसा लगता है सिर्फ एक ही हकीकत है, और वो है आपका ट्रेड और आपकी इक्तिसादी जिसको कहना चाहिए हम आहंगी। अगर लोगों को अपना फ़ायदा या मुनाफा नज़र आ रहा होता है तो बड़े बड़े प्रिंसिपल्स, बड़े बड़ी वैल्यूज़ ऐसा लगता है कि धरी की धरी रह गई हैं। कल मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लिस्ट देख रही थी कि गुज़िश्ता 6 माह में एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि आधी दर्जन मुस्लिम मेजॉरिटी वाली कंट्रीज़ ने मोदी साहब को एक ह्यूमैनिटेरियन या हाईएस्ट सिविल अवार्ड से नवाजा है। और ये बात बिल्कुल समझ से बालातर है कि आज जब हम देखते हैं कि इंडिया में, जहाँ पे एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी मुसलमानों की रहती है, बल्कि पाकिस्तान की आबादी से ज़्यादा मुसलमान वहाँ पे बसते हैं, उनकी कई हद तक हम देखते हैं कि उनके हुकूक की, उनकी बेसिक सिविल लिबर्टीज़ की नफ़ी हो रही है। साथ साथ कश्मीर का जो मामला है, जहाँ पे जेनोसाइड अलर्ट्स हैं, इसके बावजूद कॉम्प्रोमाइज़ किस तरह कर लिया जाता है इन वैल्यूज़ पे? क्या हमारे लिए कश्मीर इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या पाकिस्तान के अलावा हर कोई इसको एक सिर्फ खित्ते की या एक टेरिटोरियल लड़ाई के तौर पे देख रहा है? क्या वहाँ पे उनको ये एहसास नहीं है कि वहाँ पे बसने वाले मुसलमान बहन और भाई हमारी ही उम्मत का हिस्सा है? ये वो सवाल है जो हमारे जहनों में आते हैं, क्योंकि हमने देखा कि गुज़िश्ता वीकेंड पे यूएई ने, यानी अरब अमारात ने ऑर्डर ऑफ ज़ायद के हवाले से नवाजा गया मोदी सरकार को। एक बहुत बड़ी शानदार तकरीब में उनको ये अवार्ड दिया गया, जो कि यूएई का हाईएस्ट सिविल अवार्ड है। सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर हम 90 की दिहाई में जाते हैं, एक्चुअली इस मुल्क की जो जड़ों में अगर देखा जाए तो पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो वहाँ की इंजीनियरिंग हो, वहाँ का आर्किटेक्चर हो, उनकी एयरलाइंस हो। एवरीथिंग हैज़ बिन क्रिएटेड एंड पुट टुगेदर बाय द पाकिस्तानीज। इंडिया तो बहुत बात की कहानी है कि वो आए और इस पूरी की पूरी पकी पकाई खीर पे हावी हो गए। इनफैक्ट आपको ये भी बताते चलें कि जितने वहाँ पे इंपॉर्टेंट बिजनेसमैन इंडिया के यूएई में बसते हैं, उन्होंने वहाँ पे जाके कमाया है। यानी दे वर एबल टू ऑर्गेनाइज थिंग्स एंड बिकम वेरी क्लोज टू द रॉयल फैमिली, और मुख्तलिफ वो बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे वहाँ पे नाफिज किए गए। जबकि पाकिस्तानियों के लिए फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमारी पैरेलल इकोनॉमी को एक तरह से एक डंपिंग यार्ड मिल गया था, जो हमारे अक्सर जो आज की हुकूमत जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रही है कि हुंडी के ज़रिए या फिर इलीगल मीन से जो मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, उसका सबसे पहला डेस्टिनेशन यूएई मिला। यानी पाकिस्तान से लूटी गई दौलत सबसे पहले जाके दुबई में लैंड होती थी और उसके बाद पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट होती थी। तो इस हवाले से पाकिस्तानियों ने एक तरह से अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, और आज हम देखते हैं कि उसके एक दूरस्थ आपको नताइज नज़र आ रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हक की हमेशा जीत होती है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह चीज़ें आगे बढ़ेंगी, थिंग्स विल फॉर्म इन प्लेस। लेकिन ये जो मुनाफिकत है, ये जो दुनिया का एक दोहरा रवैया है, जहाँ वो ह्यूमन राइट्स की बात भी करते हैं और दूसरी तरफ कश्मीरियों को देख कर अनदेखा कर रहे हैं, ये लम्हा फ़िक्रिया है पूरी मुस्लिम उम्मत के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड विल बी राइट बैक। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान।
एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और दुनिया भर में मौसम की बात की जाती है कि जी बारिश होने वाली है, धूप निकलने वाली है। इस वक्त ऐसे लगता है कराची में मक्खियों का मौसम आया हुआ है। इस पर हम ज़रा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन जहाँ पे वेदर फोरकास्ट की बात की जाए, दोबारा जी फोरकास्ट है कि आने वाले दिनों में देयर इज़ अनदर स्पेल ऑफ रेन दैट कराची इज़ एक्सपेक्टिंग। और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो पिछले 2 स्पेल्स गुजरे हैं उसके अंदर हमने देखा कि दे हैव बीन इंसिडेंट्स जिसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली KE was assumed to be at fault, के लोग इलेक्ट्रिक्यूशन की वजह से बड़े दिलखराश वाक़यात आए, लोगों ने अपनी जान से हाथ धोया, इंजरीज़ हुई हैं। मैं ये पर्सनली कह सकती हूँ, मेरे शो के ज़रिए, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, बिफोर एवरी रेन स्पेल आप लोगों को कहा भी जाता है, बात भी की जाती है। वंस अगैन जैसे ये फोरकास्ट आई, आप इन्वाइटेड अ मेंबर फ्रॉम के इलेक्ट्रिक, शी रिप्रेजेंट्स द पब्लिक द पब्लिक इंटरेक्शन, और ये मेरे ख्याल में पर्सनली इन्वॉल्व रही हैं। शी इज़ बिन ऑन ऑल माई शोज़ टॉकिंग अबाउट कि आप लोग खुद क्या कर सकते हैं इस तरह के इंसिडेंट्स को अवॉइड करने के लिए। लेकिन आज उनसे ये भी जानेंगे कि अभी तक जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, जो वाक़यात हुए हैं, उसमें असल ज़िम्मेदारी कहाँ पे, यानी कितनी % ज़िम्मेदारी हम लोगों पे आयद होती है कि हमारा अपना भी कसूर था, और इसके अलावा दूसरे इदारों का इसमें क्या क्या हिस्सा पड़ा। तो इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है नूर अफशां। शी रिप्रेजेंट्स के इलेक्ट्रिक। थैंक यू सो मच नूर फॉर बीइंग हियर वंस अगैन। सबसे पहले द लास्ट स्पेल वी हैड अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिसमें 3 लोग बाइकर्स थे और इलेक्ट्रिक्यूट हुए, अपनी जान से हाथ धोया। इट्स वेरी सैड। अभी जो हमारी इतलात के मुताबिक द केस इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन। आप लोग भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, नेपरा भी कर रही हैं। डिफेंस का केस क्या है, और इसमें आपको क्या लगता है कि अभी तक की फाइंडिंग्स क्या हैं, हमारे व्यूअर्स से अगर शेयर करना चाहें। सिद्रा, सबसे पहले आई वांट टू वेरी ओपनली से कि ये जो इंसिडेंट हुआ था ना, इससे हम सब भी हिल गए थे। इस तरह के वाक़यात होने नहीं चाहिए और हमारी दिली हमदर्दी है तमाम लवाहिकीन के साथ। जो हमने जैसे आपने मेंशन किया, एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है। नेपरा अपनी एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, पुलिस अपनी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन जो अभी तक कुछ रिज़ल्ट सामने आए हैं वो बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो केबल और इंटरनेट और TV ऑपरेटर्स की तारें होती हैं, उसकी एक कॉइल गिरी और वो डायरेक्टली पानी में गई, और उसकी वजह से ये हादसा पेश आया। हमने कुछ इंडिपेंडेंट अपनी इन्वेस्टिगेशन की है जिसके तहत ये पता चल रहा है कि ये तारें एनर्जाइज्ड होती हैं, सो दे आर डेंजरस। इसकी बेसिस के ऊपर हमने एक पब्लिक नोटिस इशू किया और हमने बहुत कैटेगोरिकली कहा कि ये तमाम जो तारें, जो नॉन KE तारें हैं, ख्वाह वो इंटरनेट की हों, केबल TV की हों, वो के इलेक्ट्रिक के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तजावुज़ात हैं और इनको हटाया जाना ज़रूरी है। लेकिन ये आप देखिए कि कितनी संगदिली है और कितना बड़ी नाइंसाफ़ी इस शहर के साथ हुई है कि पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, हम कहते हैं ना, पिछली 1 तिहाई में कोलैप्स हुआ है। वी नो इन द लास्ट 10 ईयर्स केबल घर घर में पहुंची है, चाहे वो एक छोटा सा अपार्टमेंट हो, एक छोटा 5 मरले का घर हो, या फिर 1000 गज की कोई कोठी हो। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या आपने कभी इस बात से पलट कर देखा है? आपको सिर्फ ये तो पता है कि केबल ऑपरेटर आता है, आपके घर में वायरिंग हो जाती है, एंड यू गेटिंग 100+ चैनल्स ऑन योर टेलीविजन, लेकिन कभी ये सोचा है कि तार गुजर के कहाँ से आ रही है, या आपकी जिम्मेदारी वहीं ख़त्म हो जाती है? अगर आपके घर के पास के इलेक्ट्रिक पोल पे ये इंक्रोचमेंट हो रही है, ये भारी भरकम तारें उस पर लादी जा रही हैं, आई एम सरप्राइज टू नो नूर के इसकी कोई अंडरस्टैंडिंग फॉर्मली KE के साथ नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। कोई कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट नहीं है, कोई रेंट नहीं चार्ज होता। ये हमारे पोल्स के ऊपर तजावुज़ात हैं जिनकी कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है। अच्छा, तजावुज़ात से बढ़कर दिस इज़ अ डेंजर, आई मीन इट इज़ अ हेल्थ हैज़र्ड, इट इज़ अ लाइफ हैज़र्ड कि वो बंदा जो लगा रहा है। कभी आप ये सोचिए कि वो जो बेचारा केबल ऑपरेटर चढ़ के ये सारी एक्सटेंशन उस पर लोड भी कर रहा है, वो कितना हाई रिस्क पर है। आप कभी ये भी देखेंगे कि अगर के इलेक्ट्रिक के लोग के इलेक्ट्रिक के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे होते हैं तो वो ग्लव्स पहन के, वो यूनिफॉर्म पहन के, वो फेस मास्क पहन के काम कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास PPEs हैं जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होनी चाहिए टू वर्क सो क्लोज टू एन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप उसी तरह केबल ऑपरेटर्स को देखेंगे, उनके पास नहीं होते हैं, तो ये भी तो हादसात का सबब होते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे अपने तमाम देखने वालों को, देखें इसमें बहुत सारे मुतहरकात हैं। अभी मैं नूर से जब ऑफलाइन बात कर रही थी, मैंने कहा कि ये इंक्रोचमेंट्स हैं, ये तजावुज़ात है, तो क्या
इस कंपनी ने जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, यू नो वी आर ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ दैट डायरेक्टली एज कराचीइट्स, क्या आपने कभी कोई कार्रवाई नहीं की? उन्होंने कहा कि ये बाकायदा इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक यू नो गैंग्स ऑफ वासेपुर वाली सिचुएशन कि आप एक दूसरे के वर्सेस खड़े हो जाते हैं। अगर हम ये तजावुज़ात रिमूव करते हैं तो दूसरे किसी एरिया में, अनअफेक्टेड एरिया में कई की केबल्स को काटा जाता है। लेकिन यहाँ पे अपने प्रोग्राम के तवज्जुद से वो तमाम लोग जो मुझे देख रहे हैं जिनके घर में कोई बच्चा शायद लोकल केबल ऑपरेटर्स के यहाँ काम कर रहा है, ठीक है, आप मजबूरी में काम कर रहे हैं, या आपकी एम्प्लॉयमेंट है, या आपका ज़रिया माश है, लेकिन अपनी जान को जोखिम में मत डालें। आपके घर वालों के लिए आपकी ज़िंदगी बहुत अजीज़ है। अगर आप किसी ऐसे काम में हैं जो कि बज़ाहिर कोई गलत काम नहीं है, लेकिन आपकी ज़िंदगी की वहाँ पे अहमियत नहीं है, आपको एक हाई वोल्टेज केबल पे पोल पे चढ़ा दिया जाता है और आप उसको बगैर अपने आप को प्रोटेक्ट किए डील कर रहे हैं, ये आपके साथ ज़्यादती है। एंड नूर, आई थिंक द पीपल हैव टू राइज अबव दैट। यानी घर वालों को ये कॉग्निजेंस होनी चाहिए कि चंद पैसों के लिए कितना बड़ा खतरा है जो ये बच्चे मोल लेते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए देखें, एक पूरा हमें ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है जो रिस्पॉन्सिबल हो। इसके अंदर सबका एक रोल प्ले करना है, रेगुलेटर्स ने अपना रोल प्ले करना है, आपके कैंटोनमेंट्स, आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ ने अपना एक रोल प्ले करना है, और हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये है कि हमारे घर के बाहर अगर ऐसे पोल हैं जिनके ऊपर इस तरह की तारें लदी हुई हैं तो हमें उनकी निशानदेही करनी है, हमने हाईलाइट करना है कि ये हो रहा है, और अगर डाली जा रही है तो हमें रोकना भी है, क्योंकि यही तारें दे कैच फायर, ये फायर हैजर्ड भी हैं। खड्डा मार्केट में पिछली बारिशों के अंदर एक बहुत वीडियो चली थी, यानी शोला, यानी इतना ब्राइट फायर मैंने शायद देखे। दूसरी तरफ आप अमेज़न जंगल के जलने की बात करते हैं, ये बिल्कुल ऐसा, इट वाज लाइक वाइल्ड फायर। और आप सोचें कि इर्द गिर्द के जितने घर हैं, जितने कमर्शियल बिजनेसेस हैं, एवरीबडी इज एट रिस्क। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, अब मुझे ये भी बताइए नूर, आने वाले स्पेल से क्या उम्मीद है, क्या डेट्स आपके सामने हैं? कुछ लोग, अब मेरे ख्याल में कॉग्निजेंस आ रही है, मैं कहती हूँ ना कि अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि जब कुर्बानी होती है या किसी शख्स के साथ एक ऐसा हादसा, इतना जानलेवा हादसा होता है, तो लोगों में भी शऊर फिर बेदार होता है। आपके पास इस वक्त बहुत सारी कॉल्स आ रही होंगी मुख्तलिफ मोहल्लों से, जहाँ लोग कह रहे हैं कि जी हमें लगता है कि दिस पोल इज़ डेंजरस। आर यू बीइंग एबल टू रिस्पॉन्ड टू ऑल द क्वेरीज दैट आर कमिंग इन? बिल्कुल, जो करेक्टिव और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हमें लेना चाहिए टू इंश्योर कि हमारा सिस्टम और हमारा नेटवर्क प्रिपेयर्ड हो अगली बारिशों के लिए, वो हम कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमने अपनी टीम्स को भी अलर्ट कर दिया है। तो जो एक प्रोसेस होता है आई थिंक एक्टिविटी का, कि बहुत एक्सेलरेट होके सारा काम होना शुरू हो जाए, वो ऑलरेडी शुरू हो गया है। जिस तरह अगर हमारे घर में लोड शेडिंग होती है, हमारे घर की बिजली बंद है, तो वी नो दैट देयर इज़ अ वेरी रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम बाय केई। आप कॉल भी कर सकते हैं, आप SMS भी कर सकते हैं, आपको एक नंबर मिलता है जिसकी वजह से आपकी कंप्लेन को आप फॉलो अप भी कर सकते हैं। इफ़ आई हैव अ कंप्लेन कि मेरे घर के पास एक पोल मुझे लगता है डेंजरस है और मैं इसको केई को रिपोर्ट करती हूँ, डू आई गेट अ कंप्लेन नंबर? कैन आई फॉलो अप ऑन दैट? एब्सोल्युटली, अगर आप 118 को कॉल करेंगे आपको एक कंप्लेंट नंबर मिलेगा। अगर आप फेसबुक और ट्विटर पे भी करेंगे आपको एक इमरजेंसी कंप्लेंट नंबर मिलेगा इन बोथ ऑफ दीज केसेस। और जब इमरजेंसी कंप्लेंट्स होती हैं तो हम उनको प्रायोरिटाइज करते हैं और वी इंश्योर कि सबसे जो स्विफ्ट रिस्पॉन्स होगा, हमारी टीम्स वहाँ सबसे तेज़ी से एलोकेट हो जाएं ताकि इस इमरजेंसी कंप्लेंट को तेज़ी से रेक्टिफाई किया जा सके। एब्सोल्युटली। सो ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको इस सोसाइटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए और ख़ास तौर पर एज कराचीइट्स आपको ये काम करना पड़ेगा। अपने इर्द गिर्द नज़र डालिए, हो सकता है इनके पास इंफॉर्मेशन अपने लाइनमैन, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए आ रही है, लेकिन अगर आपको लगे कि आपके घर के करीब कोई पोल है या आपके रास्ते में जो रोज़ के गुजरने का रास्ता है कोई ऐसा हैज़र्डस पोल आपको नज़र आ रहा है, प्लीज़ ये अपनी जिम्मेदारी समझ के उसको रिपोर्ट करें। बिल्कुल। इसके अलावा हम घरों में क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं नूर? इसमें एक थोड़ी सी बात मैं और ऐड करना चाहूँगी। एक इमरजेंसी कंप्लेंट भी होती है ना, वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसे रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करना पड़ता है। व्हाट वी ऑल्सो एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग द रीसेंट रेन्स वर के बहुत सारी ऐसी इमरजेंसी कंप्लेंट्स रेज़ की गई जो शायद इमरजेंसी कंप्लेंट्स नहीं थी, कि फॉर एग्ज़ाम्पल बिजली नहीं है या फेज़ एक नहीं आ रहा या वोल्टेज फ्लक्चुएशन है। ये नॉर्मल सिचुएशंस इनकाउंटर होती हैं ड्यूरिंग रेन, बट दे आर नॉट इमरजेंसीज। अगर ये इमरजेंसी के तौर पे रेस की जाएं तो दे कैन ऑल्सो टेक रिसोर्सेज अवे फ्रॉम रियल इमरजेंसीज। तो एक ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट व्हेन वी रेज एन इमरजेंसी कंप्लेंट वी ऑल्सो डू इट वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबली। ये बिल्कुल ऐसा ही है ना, जैसे हम जब अस्पताल में जाते हैं और हमारे बच्चे को ज़रा सी चोट भी लगी हो, तकलीफ़ में हो, तो वो हमारे लिए सबसे
सबसे बड़ी इमरजेंसी होती है, लेकिन जब हम वहाँ पे जाके इर्द गिर्द लोगों को देखें, मरीजों को देखें, तो आप कहेंगे कि लोग कितने क्रिटिकल। तभी हमने एक कोड वहाँ पे देखते हैं कि हॉस्पिटल की इमरजेंसी में होता है। आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव डेवलप्ड समथिंग ऑन द सिमिलर लाइंस। अच्छा जी, घरों में हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर द फाइनल फ्यू मिनट ऑफ माय शो। सो एक और जो इनिशियल फाइंडिंग सामने आई है वो यही है कि सबसे ज़्यादा जो हादसा पेश आए हैं वो घरों के अंदर पेश आए हैं। दैट मीन्स कि घर की इंटरनल वायरिंग या बरकी आलात का इस्तेमाल जिस तरह किया गया है, दैट वाज अनसेफ। अगर बारिशें एक्सपेक्टेड हैं और कराची के बहुत सारे नशीबी इलाके हैं जहां निकासी आब नहीं होती, तो हमें बहुत केयरफुल होना है। घर की इंटरनल जो हम आलात इस्तेमाल करते हैं उनको कैसे किया जाए, आइडियली नहीं करना चाहिए। अगर हम मेन से पावर ऑफ कर सकते हैं तो करनी चाहिए। के इलेक्ट्रिक ने हालिया बारिशों में तकरीबन 400 से ज़ायद फीडर बंद कर दिए थे ऐसे इलाकों के जहां वाटर लॉगिंग या निकासी आब नहीं थी, जहां वाटर लॉगिंग बहुत ज़्यादा थी, जहां घरों में या गली में पानी भर चुका था। एब्सोल्युटली। तो दो तीन चीज़ें थी। मोटरें ज़मीन के करीब होती हैं, उनको जब बारिश हो रही हो तो हाथ ना लगाएं। अगर कोई ऐसी बिजली का आलात है जिसको इस्तेमाल करना एब्सोल्युटली नेसेसरी नहीं है तो इस्तेमाल ना किया जाए, गीले हाथों से ना किया जाए। कि स्विच बोर्ड्स नहीं होते, वायर के साथ स्विच लटका हुआ होता है। दैट आई थिंक इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि वो लाइव वायर भी हो सकती है, उसमें करंट आ सकता है, उसकी कोई अर्थिंग हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही होती। अच्छा नूर, माई लास्ट क्वेश्चन टू यू, व्हेन आर वी एक्सपेक्टिंग the next spell of rains जो आपके पास है और अभी तक क्या फोकास्ट किया जा रहा है? Will these be very heavy rains? What is the forecast? देखें, एक्सपेक्टेशन ये है कि अगले कुछ दिनों में 28 तारीख के बाद एक नया बारिश का सिलसिला आएगा। अभी तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होगा, लेकिन तमाम प्रिकॉशंस फिर भी इन प्लेस होनी चाहिए। ऑब्वियसली ये सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाती हैं, तो हम भी पाकिस्तान PMD पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ कांटेक्ट में हैं ताकि जो भी चेंजेस होंगे उनका हमें टाइमली पता चले और हम अकॉर्डिंगली एक्ट कर सकें। आई होप वंस अगेन, जिस तरह हम हमेशा कहते हैं कि ये बारिश का सिलसिला इंशाल्लाह ताला हम सब के लिए अब्र रहमत बनकर बरसे। और मेरे ख्याल में चलें कई प्रिकॉशंस, अपने घरों में प्रिकॉशंस की तो हम बात करते हैं, मे बी इट्स टाइम टू टेक द डिस्कोर्स फर्दर। ये इतना अच्छा मुझे लगता है कि अल्लाह ताला हमें सप्लाई करता है रेन वाटर, एंड देयर आर सम प्लेसेस हमारे ही शहर में, जिस तरह बहरिया टाउन की अगर बात की जाए, दे आर एबल टू हार्वेस्ट द रेन वाटर। हम नहीं कर पाते, क्या उसके ऊपर भी अब हमें नज़रसानी करनी चाहिए या नहीं, इसे बात करेंगे किसी और प्रोग्राम पे। बट वंस अगेन नूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ मौजूद होने का। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, सेफ रहिए, उसके लिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बेटर बी सेफ देन सॉरी। इसी मेरे ख्याल में विजन पे बिलीव करते हुए, लुक अराउंड यू, अगर आपको कहीं पे भी कोई ख़तरे की बात नज़र आए, प्लीज़ अटेंड टू इट राइट नाउ व्हेन यू हैव टाइम। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक विद हेडलाइंस। जी, जस्ट अ फॉलो अप ऑन द लास्ट थिंग, जिस तरह हमने आपको बताया था कि अमेज़ॉन के जंगल में 17-18 रोज़ गुजर गए थे और दुनिया में जितनी भी माहौलियात से रिलेटेड NGOs और ऑर्गेनाइजेशंस थी हरकत में आई हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक आपको जो उसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट ये रही है कि उस इलाके में बारिश हुई है, जिससे काफ़ी हद तक कहा जा रहा है कि इस आग पे काबू पा लिया जाएगा। तो उम्मीद यही है कि कुदरत इंटरवीन करेगी और उसके करिश्मे से हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि ये अमेज़ॉन जंगल की आग बुझ जाए, क्योंकि हमारी दुनिया में तकरीबन 20% जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो इसी रेन फॉरेस्ट की वजह से होती है। तो इसको इसी हवाले से अर्थ के लंग्स कहा जाता है, यानी ये दुनिया के फेफड़ों का दर्जा रखती है। जी, आगे बढ़ते हैं, लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज़ आज इन फोकस, आज की टॉप स्टोरीज़ क्या हैं। जी जनाब, गार्बेज डिस्पोजल के लिए इस वक्त कहा जा रहा है कि बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। अगर हम इस तरह देखें कि इसमें जो अद्वियात का इस्तेमाल है, कुछ लोग इतने परेशान भी हैं कि इसमें तकरीबन जो रैट पॉइजन्स को इस्तेमाल करते हैं या चूहे मारने की जो अद्वियात होती हैं उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बिकॉज मक्खियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। इस पर मेरे ख्याल में लोगों का भी कुछ कहना है, लेकिन वो हम आपको बाद में बताएंगे। अच्छा, कश्मीर के मामले में आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें एक हम तो जानते
जानते हैं कि जो सरबराही है कांग्रेस की उससे राहुल गांधी ने अपने अलहदगी इख्तियार की है, लेकिन एट द सेम टाइम उनका एक बहुत ही अहम रोल है इन द इंडियन पॉलिटिक्स। हमने एक वीडियो में देखा कि एक कश्मीरी खातून बड़ी मुश्किल से वादी कश्मीर से निकल पाई थी एंड शी वाज एबल टू बी ऑन द सेम फ्लाइट जिसमें राहुल गांधी सफ़र कर रहे थे। तो जिस तरह उन्होंने वहाँ की सफरिंग बयान की है वो मेरे ख्याल में दिल दहलाने वाला वाक़या है। और मसला सिर्फ ये है कि वहाँ से जो ख़बरें हैं, जो बात है वो बाहर नहीं आ पा रही है। तो बिल्कुल एक्सटर्नल दुनिया से उनका राब्ता मुनक़ता है, जो कि मेरे ख्याल में लोगों के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए। अब जी आगे बढ़ते हैं। मौसम बदल रहा है और उम्मीद यही है कि इसका भरपूर फ़ायदा उठा पाएंगे हमारी टूरिज़म इंडस्ट्री भी, और उसके लिए काफ़ी काम किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि GDA यानी गलियात का जो महकमा है उन्होंने कुछ अहम ऐलानात किए हैं, खुसूसन जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं उनको टूरिस्ट के लिए खोलने का और उनके लिए इजाफी रिहाइश की जगह रहने की जगह बनाने का फ़ैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गवर्नर हाउस नदिया गली को भी आवाम के लिए खोलने का फ़ैसला किया है। सवाल ये है कि लोग तो यहाँ पे आके रुक जाएंगे और यकीनन इससे बूस्ट मिलेगा टूरिज़्म को, लेकिन फिर जो उनकी मेंटेनेंस होती है उस पर एक सवाल खड़ा किया जाता है। इसी तरह का ऐलान PTI ने गवर्नर हाउसेस के लिए बड़े शहरों में भी किया था, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमने फौरी तौर पे देखा कि हमारी सिविक सेंस ही इजाज़त नहीं देती। हमारा सबसे बड़ा मसला यही है कि आज भी अगर आप कौमी एयरलाइन से सफ़र करते हैं तो लोगों को बताना पड़ता है कि चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करें, ट्रे जो है उसके ऊपर पैर ना रखें, जो कुर्सी है उसके साथ ज़ोर आजमाई ना करें। सो आई फील द सिविक सेंस इज़ गोइंग टू बी अ की फैक्टर ओवर है। लेकिन बहरहाल जी इस बात पे मैं गुफ्तगू करने के लिए कि ये नए अहकामात क्या हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी जनाब रज़ा अली हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो ऐलानात हुए हैं जिसमें इन सरकारी गेस्ट हाउसेस को आवाम के लिए खोलने का फ़ैसला किया गया है, इसका क्या रद्द अमल आया है? और अगर आप कुछ नंबर्स हमसे शेयर करना चाहें कि सयाहत के फ़रोग़ में इसका क्या असर पड़ा है, क्या आप देखते हैं कि ज़्यादा सयाहों ने अब पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ का रुख किया है? थैंक यू सो मच जी। जिस तरह कि आपको पता है कि हुकूमत पाकिस्तान और स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा का बड़ा फोकस है टूरिज़म प्रमोशन में। और अगर मैं सिर्फ स्पेसिफिकली गलियात की बात करूं तो लास्ट टाइम जो ईयर जो हमारे पास फिगर थे वो राउंड अबाउट 20 लाख के लगभग लोगों ने गलियात का रुख किया था, और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 80 लाख के करीब सियाह आए थे पूरे साल में। इस दफ़ा बड़ी हौसला अफजा फिगर है और ये तकरीबन 40 to 45% इंक्रीज़ हमें देखने में मिला है। सिर्फ अभी जब हम सीज़न की बात करते हैं तो जुलाई से लेके अभी अगस्त के एंड तक हमारे पास 10 लाख से ज़्यादा सियाह अभी तक आ चुके हैं, और साल के एंड तक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सिर्फ गलियात की हद तक 30 से 35 लाख लोग यहाँ का रुख करेंगे। तो 40 to 45% ओवरऑल इंक्रीज़ है सियाहों की आमद में। 40 to 45% इज़ अ ह्यूज हाइक, और अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक इसका एक इम्पैक्ट, एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें मिलेगा। अली साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम लोगों की बात करें, रिहाइश में कितना मसला आ रहा था वहाँ पे, कि वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जो होटल्स मौजूद हैं वो यकीनन नाकाफ़ी हैं, और जो नए साइट्स आप डेवलप कर रहे हैं उनके भी किराए काफ़ी हैं। आपको लगता है कि ये रेंट जो है ये थोड़ा सा सयाहत को कंट्रोल करेगा या उसको डैम्पन करेगा? क्योंकि अभी भी ऐसा लगता है कि इन तफरीही मकामात पे जाना काफ़ी महंगी तफरीह है। देखिए, गवर्नमेंट का जो विज़न है कि जितने भी गवर्नमेंट हाउसेस हैं पूरे सूबे में 157 के करीब गवर्नमेंट हाउसेस हैं जो कि रिसेंटली टूरिज़म डिपार्टमेंट को हवाले हुए हैं। अब उसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ के हाउसेस हैं। मैं गलियात में हमारे पास तकरीबन लगभग 30 के करीब गवर्नमेंट हाउसेस हैं, जिसमें कुछ VVIP किस्म के हाउसेस जैसे गवर्नर हाउस, CM हाउस, पुलिस हाउस और इस तरह के छोटे मोटे और हाउसेस हैं। जो कैटेगराइज तरीके से हमने जब इनको देखा कि वो हाउसेस जिस पे सालाना करोड़ों रुपए का खर्चा आता था उनको ना सिर्फ ओपन कर दिया गया है बल्कि उनकी कैटेगराइजेशन की गई है। आप किसी भी सियाहती इलाके में जाते हैं तो आपको 5 स्टार होटल भी मिलता है, 4 स्टार, 3 स्टार, हर किस्म के होटल्स मिलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसको जो बड़े हाउसेस हैं इसको 5 और 4 स्टार कैटेगरी में हमने डाला हुआ है। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ ऐसे हाउसेस हैं जो 2 बेडरूम से लेकर 5 बेडरूम तक हाउसेस हैं। उनके किराए बड़े मुनासिब किराए हैं जो वहाँ के आम होटल
होटल्स हैं उनके बराबर या उनसे कम ही किराए हैं। तो ये कैटेगराइजेशन ऑफ हाउसेज हैं और चंद हाउसेज ज़ाहिरी बात है उनकी फैसिलिटी के वाइज उनके किराए ज़्यादा होंगे। लेकिन यहाँ पे मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए लोग ये कहना चाहेंगे कि सिविक सेंस भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप जिस जगह पे रह रहे हैं, बेशक आप 3 या 4 रोज़ के लिए, हफ्ते के लिए वहाँ पे गए हैं, लेकिन उस जगह का इस्तेमाल मुनासिब कीजिए कि आने वाला जो अगला आपके बाद उस रूम को इस्तेमाल करे, उस जगह को इस्तेमाल करे, तो ये ना सोचे कि हमसे पहले कौन लोग यहाँ से गुजर के गए थे। अच्छा जी, एक और बड़ी खुशाइन बात यह है कि इक्यू यानी क्योंकि वी आर ट्राइंग टू प्रमोट टूरिज्म, लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ एक कैपिटलिस्टिक तरीके से हम नहीं देख रहे, इसको इको टूरिज्म के ज़मरे में डाला जा रहा है। और ये भी ऐलान किया गया है कि गलियात को बिल्कुल भी गार्बेज फ्री कर दिया जाएगा, यानी वहाँ पे ऐसा ना हो कि सयाहत के फ़रोग के बाद वहाँ पे लोग जाके अपना कचरा, अपना कूड़ा उसी तरह डिस्पोज ऑफ करें और बहुत जल्द इनकी खूबसूरती को हम नुकसान पहुँचाएँ। तो उसके लिए क्या कुछ मेजर्स किए जा रहे हैं, कुछ कवानीन लागू किए जा रहे हैं, इसकी भी थोड़ी सी हमें आगे ही दीजिएगा अली साहब। सिद्रा, हमारा ये बहुत बड़ा टास्क है हमारे लिए, सिर्फ शायद गलियात के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा टास्क है गार्बेज फ्री बनाना। और किसी भी टूरिस्ट एरिया को अगर उसकी सियाहती लोग आते हैं उसकी खूबसूरती देखने के लिए, तो ज़ाहिर बात है उसके साथ साथ गंदगी भी अगर वहाँ पे पाई जाए तो वो एक हमारे लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमेशा पड़ता है। जब आप 25-30 लाख लोग एक जगह पे आते हैं, बहुत सा हमारे लिए एक चैलेंजिंग मोड होता है उस इलाके की सफाई के लिए। तो हमने सबसे पहले तो ये किया कि मैक्सिमम हमारी कोशिश है कि हर किलोमीटर पे हमारे गार्बेज कंटेनर वहाँ पे अब इंस्टॉल है। हमें सिर्फ जो तावन चाहिए लोगों से, हम ये नहीं कहते कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वहाँ उनकी तरफ से सपोर्ट हो, बस सिर्फ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो गार्बेज है अपने मुकर्रर करदा जो कंटेनर्स हैं वहाँ तक लाए। और जो पहाड़ी है, खुदारा ये खूबसूरती सिर्फ एक डिपार्टमेंट या एक गवर्नमेंट अपने लेवल पे नहीं कर सकती। तो हमने इनिशियल ये किया है कि उनको जगह प्रोवाइड की है और लोगों से यही हमारी अपील है कि सिर्फ उन मखसूस जगह तक वो अपना गंद, जो ट्रैश है, जो चीज़ें हैं वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। बिल्कुल। और इंशाल्लाह इसकी बड़ी पॉजिटिव अभी है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है। हमें बहुत से अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट किए हैं और ये एक स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस होगा, लेकिन अभी भी पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका है। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत बहुत शुक्रिया अली हमारे साथ मौजूद होने का। जिस तरह हम देखते हैं कि इस्लामाबाद में हमने प्लास्टिक थैलियों को बैन किया है, लेकिन इसके बियॉन्ड हमें जाना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में सस्टेनेबल पैकेजिंग के ऊपर बात हो रही है, यानी ऐसा पैकेज जो विद इन अ ईयर कंपोस्टेबल हो, यानी आप उसको ये ना सिर्फ कहें कि ये साल तक, ज़िंदगी भर तक ये प्लास्टिक रैपर अब इस हमारे माहौल का, दुनिया का हिस्सा रहेगा, बल्कि वो एक्चुअली डिस्पोज ऑफ हो जाए, डिकम्पोज हो जाए। तो इस तरह की पैकेजिंग में दुनिया भर पे काम हो रहा है। इसके अलावा इसके जो नुकसानात हैं वो बड़े मेरे ख्याल में रियल हैं। अगर आप ये देखें, बहुत सारी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ रही हैं इस वक्त कि माउंट एवरेस्ट, जिसको क्लाइम करने के लिए दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है, इसको सर करने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, लेकिन नाउ इट इज़ गेटिंग कवर्ड इन गार्बेज, क्योंकि ये लोग जो ख़ास अगर इक्विपमेंट अपना लेके जाते हैं, सर्दी या मौसमी जो ज़्यादती है उससे बचाव के लिए जो अपने शीट्स लेके जाते हैं, वो वापसी पे सब वहीं पे छोड़ते चले आते हैं। एंड देयरफॉर एवरेस्ट इज़ बिकमिंग अ डंपिंग ग्राउंड फॉर इट। हमने भी अपने माहौल की और पाकिस्तान की इन खूबसूरत वादियों की, इन गलियात की यानी प्रोटेक्शन करनी है। सो प्लीज़ मेक श्योर हमारे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जितने देखने वाले हैं उनको ये कहना चाहेंगे कि ज़रूर इनकी खूबसूरती को देख कर आएँ, इन दिलकश नज़ारों को अपनी मेमोरीज़ का हिस्सा बनाएं, बट मेक श्योर दैट यू कीप इट क्लीन फॉर द जनरेशंस टू कम। इसी के साथ लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक। हमारे साथ ही रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। कभी कभी चलते चलते हम रुक जाते हैं और आवाज़ बंद हो जाती है। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। लाइव शो है, बात हम कर रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़ के हवाले से, यानी क्या आपकी ज़ात की, अपने रवैये की, अपने मिजाज की नफ़ी होती है जब आप दूसरे की बात जो अंदर से आपने कबूल नहीं भी की है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। क्या ऐसी सूरत हाल में इन द लॉन्ग टर्म खुश रहना मुमकिन भी है या नहीं, या कहीं ना कहीं जब आप अपनी ज़ात को, अपने मिजाज को दबाते रहेंगे तो आपके अंदर करवाहट बढ़ जाएगी। इज़ दैट द मीनिंग ऑफ कॉम्प्रोमाइज़? लेट्स
लेट्स ट्राई टू अनडू दिस वर्ड टुडे, जो कि हमें अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, चाहे वो हमारे वालिदैन के साथ हमारे रवाबित हो, हमारे दोस्तों के साथ या आपके लाइफ पार्टनर के साथ, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। और इसमें थोड़ी सी जेंडर डिबेट भी आएगी। जिस तरह बार बार कहा जाता है कि कॉम्प्रोमाइज़ तो लड़कियों को ही करना पड़ता है, क्या ये आज यानी 2019 में भी लागू होता है? उसकी एक लंबी डिबेट है, बट लेट्स सी हाउ फार वी कैन गेट अहेड विद इट। सबसे पहले जी मैं हमेशा इस पर कहती हूँ कि हमारी जनरेशन हमारी सोसाइटी बल्कि एक बड़े ही इंटरेस्टिंग मोड़ पे इस वक्त पहुँची हुई है। हम बार बार पाकिस्तान की यूथ की बात करते हैं, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़ायद आबादी 60 साल से बड़ी उम्र के लोगों की। एंड ट्राई टू इमेजिन दैट लाइफ दैट दे हैड। उन्होंने एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ दुनिया देखी थी। वो आज भी वर्क स्ट्रेस को नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि उनके ऑफिस से डाक जाती थी, दूसरे दिन पहुंचती थी, फिर उसका रिप्लाई आता था, 3 दिन का बफर होता था। हमारे स्ट्रेसेस ऐसे हैं कि विद इन 10 मिनट्स आपको रिप्लाई भी देना है, फिर उसका दोबारा रिस्पॉन्ड और उसको फॉलो अप करना है। सो इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड दैट दे लिव्ड इन। तो ये जनरेशंस आपस में इन अहम इशूज़, इन सोसाइटल नॉर्म्स को किस तरह सेट करेंगी, ये भी एक सवाल है। और इस पर हमेशा मैं गाइडेंस लेती हूँ समबडी आई एम रियली वेरी फॉन्ड ऑफ, बिकॉज बहुत ही सुलझे हुए अंदाज में हमारे माशरे की इन उलझनों को सुलझाती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नाहिद अंसारी। अस्सलाम वालेकुम नाहिद आपा, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं सिद्रा जावेद, माहिर नफ्सियात हैं। मुझे लगता है कि एक शोबा जो सबसे ज़्यादा कारामद साबित होगा आने वाले दिनों में, क्योंकि हम सबको कोई ना कोई मेंटल स्ट्रेस है, कोई ना कोई हमारा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर चल रहा है, वो है जी सिद्रा का शोबा। थैंक यू सो मच सिद्रा फॉर बीइंग हियर। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, समवन आई वाज वेरी वेरी हैप्पी टू इनवाइट टू माय शो, क्योंकि अक्सर जब हमारे पास लोग आते हैं वो बात करते हैं कि जी मैं ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता हूँ, और मेरा सवाल उनसे यही होता है कि आप ज़िंदगी में खुश रहना भी चाहते हैं या नहीं। सो वी हैव अ लॉट ऑफ सक्सेस कोचेस, बट ही इज़ समवन हु इज़ अ हैप्पीनेस कोच। और ज़िंदगी में खुश रहने के बड़े चंद आसान से उसूल भी हम इनसे आज जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बुरहान शाह। अस्सलाम वालेकुम बुरहान। थैंक यू सो मच बुरहान। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि बुरहान का ज़्यादा काम ना कॉर्पोरेट्स के साथ रहा है, यानी वो जगह जो सबसे ज़्यादा अनहैप्पी करती है वहाँ एक हैप्पीनेस कोच करता है क्या? पहले तो ये बताएं आप। राइट। एक तो ये कि कॉर्पोरेट तनख्वाह से नाखुश हम, हाँ, बॉस से नाखुश हम, हाँ, साथ काम करने वालों से नाखुश हम, कॉम्प्रोमाइज कहाँ करें? वो इसकी वजह ये सिद्रा कि हम जीते हैं पास्ट में जी या फ्यूचर में। आप किसी से भी पूछें, जब वो स्कूल में थे तो उनको स्कूल पसंद नहीं था, जब वो यूनिवर्सिटी पहुंचे ना तो उन्होंने कहा नहीं स्कूल बहुत अच्छा था। हाँ। इस जॉब में है ना 5 साल लगा लिए, यार कैसी इन्वायरमेंट है, आई डोंट लाइक माई बॉस, आई डोंट लाइक द वे इट इज डन। जब वो दूसरी नौकरी में जाती, वो मेरा जो ऑफिस था ना वो बहुत अच्छा था। अच्छा, और बचपन सोचे इससे कतई मुख्तलिफ होता है। बचपन में कहते हैं अम्मी अबू बता रहे थे बेटा मैट्रिक कर लो फिर बहुत खुश रहोगे, बेटा इंटर कर लो फिर खुश रहोगे, और वो खुशी हम चेज ही करते रहते हैं। मगर नाहिद आपा, आजकल जो डिबेट चल रही है, क्या हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका ज़िंदगी को, कॉम्प्रोमाइज़ को, खुशी को देखने का अंदाज बिल्कुल ही मुख्तलिफ था? उस वक्त बड़ा सुकून था। मैं एक बात बताऊं, दिस इज कॉम्प्रोमाइज मीन्स पीस ऑफ माइंड। सही। एंड यू शुड बी व्हाट यू आर। यस, देयर आर डिफरेंट सिचुएशंस, जैसे आप बुजुर्गों की बात कर रहे हैं, अब हम भी उसी एज में आ जाते हैं। जैसे जैसे लाइफ इज गोइंग, यू नो व्हाट, मेरे पास बच्चियाँ आती हैं 7 years फॉर द कुकिंग। This year I kept 7 to 18, इसलिए कि छोटी बड़ी से प्यार नहीं कर रही, बड़ी छोटी बहन से नहीं कर रही। So I wanted to interact, bonding हो उनकी, मतलब no interaction, everybody wants to be alone। और जब आप alone होते हैं या जो individualistic हो जाते हैं, yes, you know, what I have come with my experiences कि एक सुकून से सोचना है। अभी मेरी क्लास थी लास्ट परसों, सो मुझे वो बता रही थी गज़ाला, शी वाज सेइंग कि शी इज़ एन योगा एक्सपर्ट, शी वाज सेइंग इट्स द ब्रीदिंग, बिकॉज यू डोंट ब्रीथ द राइट वे, यू गैदर अप ऑल द कार्बन। शैलो ब्रीदिंग करें ना कि अपर पोर्शन से हो रहा है आपके लिए, जो आपकी लाइफ लाइन है ये ऑक्सीजन। तभी कहा जाता है जब आप ओवरवेल्म फील करें, टेक अ डीप ब्रेथ, एवरीथिंग विल बी फाइन। लेकिन सिद्रा, जो आजकल मैं चाह रही थी कि हालांकि हम प्रोफेशनल लाइफ से शुरू करें, लेकिन लेट्स बिगिन विद मे बी द पर्सनल लाइफ। एक क्लिप वायरल हुई भी है जिसके अंदर बात की जाती है एक खुशगवार घरेलू ज़िंदगी के मामले पे, यानी उसमें कहा जाता है लड़की के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो ज़बान बंद रखे और घर के सारे काम करे,
डू यू नॉट फील कि इट इज़ एन ओवर सिंप्लीफाइड वे ऑफ लुकिंग एट हैप्पीनेस? बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो वाकई कुछ नहीं बोलती, घर के सारे काम भी करती हैं, फिर भी वो खुश नहीं हैं और उनके घरों में प्रॉब्लम्स हैं। आप इसकी क्या वजह देखती हैं? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टॉक अबाउट दिस जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, हमारे यहाँ पर शुरू से ही, बल्कि कदीम ज़माने से हमेशा ये कहा जाता है बिकॉज वी हैव दिस मेल डोमिनेंट सोसाइटी। ठीक है, तो हमेशा मेल नहीं डोमिनेट करना है तो फीमेल को सप्रेसिव होना है, लाइक उसको सप्रेस करना है कुछ भी करके। अब होता ये है कि जैसे आपने कहा कि लड़कियों के घरों में मसले भी आते हैं, दे कैन नॉट से एनीथिंग बिकॉज अगैन उनसे कहा जाता है कि भाई वो तो चुप रहें। जिस वीडियो की आप बात कर रही हैं, ऑफ कोर्स मैंने भी देखी, मैंने भी सुनी। देखिए, हर इंसान, हमें ये चीज़ समझनी, और ये नफ्सियात भी बोलती है, हर इंसान इस दुनिया में एक अलग ओपिनियन, एक अलग माइंड लेकर आया है, राइट? नॉट एवरीबडी इज सेम, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। यू कैन नॉट जस्ट टैबू इट विद दिस वर्ड कि क्योंकि वो फीमेल है तो ओनली शी हैज़ टू कॉम्प्रोमाइज़, और अगर मेल है तो ही डजंट हैव टू। लाइक मैं यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही हूँ, बट देन अगर मेल का ओपिनियन इंपॉर्टेंट है तो उतना फीमेल का भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा बुरहान, आपका एज अ मैन इसमें क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि एक जो हमें माशरे में फीड मिलती है, वो तो कहते हैं द ओनस लाइज ऑन द वुमन, कि तुम ही चुप रहो, तुम ही मामले को, यानी व्हाई हैव वी पेंटेड द मैन टू बी सो इमोशनली फ्रैजिल कि ना उस बेचारे की इमोशनल इंटेलिजेंस है, उसको तो जी देखो गुस्सा आ ही जाएगा, हॉट टेम्पर्ड होगा, वो तुम्हारे जज्बात को नहीं समझता, तुम सब्र कर लो, चुप हो जाओ। Why are we mistreating the men in our society? मुझे तो लगता है mistreatment of men. Yes. And you know, thank you for pointing that out. I come from a family where I had an elder sister. Her friends became my friends. My younger sister, they used to guide me in whatever I need to do. और हमें हमेशा से बताया गया कि it's okay to cry. हम तो नॉर्मली लोगों को ये तक बोल देते हैं कि यार तुम लड़के हो, तुम रो नहीं सकते. A lot of people when they come to me, I ask them to cry. It's a beautiful emotion. You see, ये हम अगर आप, मैं जो इस कल्चरल हिप्नोसिस की बात करता हूँ ना, जिसमें हम रहते हैं, उसमें हम खुद से स्टेटमेंट्स और टाइटल्स देते हैं लोगों को. सही. ये जो वर्ड है ना कॉम्प्रोमाइज, इसको मैं दो हिस्सों में तोड़ता हूँ. फॉर मी कॉम्प्रोमाइज इज नथिंग, इट्स कम प्रॉमिस. So let's just come together, promise that we won't disrespect each other. Let's just come together and promise that we will respect each other's values and principles. There are boys who are really good at, you know, solving others' issues, and they have a good ear to listen to people's problems. And they're soft. They're boys who could paint the town red. And most importantly, इसी आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि we don't have to paint the boys to be transgressors of personal boundaries. Compromise का कहीं पे भी ये मतलब नहीं है कि जो आपकी ज़ात की एक बाउंड्री है, जहाँ पे आपकी हद तक की इज्जत नहीं होनी चाहिए, आप पे कोई जिस्मानी तशद्दुद नहीं होना चाहिए, आप पे कोई जज्बाती तशद्दुद नहीं होना चाहिए, उसको कोई लांग नहीं सकता. Absolutely. है ना? और वो हमें बावर डिफाइन होने चाहिए. जी बिल्कुल. और होता यही है कि जिस माशरे में बच्चे यानी मर्द और औरत दोनों को इक्वालिटी दी जाती है, वो माशरे जो होते हैं वो खुश माशरे होते हैं. आप देखें ना, डाइवर्सिटी इंक्लूजन का एक बड़ा नॉर्म है कॉर्पोरेट में इस वक्त. माय ओनली पॉइंट इज कि कोई भी नहीं कहता ये बात. मर्दों में अगर आप टिपिकल बात करेंगे वापस अगर हम सॉरी इस डिबेट को मैं घर पे ले जाऊँ ना, तो नाहिद आपा इशू ये नहीं है कि रोटी कौन बनाएगा, कब बनाएगा, खाना गर्म हो, किस रवैये से कहा जा रहा है. अब जैसे मिसाल के तौर पे आज भी हमारे माशरे में कॉग्निजेंस नहीं है पोस्टमार्टम डिप्रेशन की. वो औरत किस स्टेज से इस पर गुजर रही है, उसका स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, तो उस वक्त वो अपने लाइफ पार्टनर से ही एक्सपेक्ट करेगी ना कि आज अंडरस्टैंड करो, कि बजाय उसके कि उसको कह दिया जाए कि भाई ना तुमने रोना है, ना अपने जज्बात का इजहार करना है, और खाना तो तुम ही बनाओगी. नाहिद आपा क्या कहेंगे? लाइफ पार्टनर्स, they are the two people who can discuss each and everything. And हम लोगों में, I'm talking about everybody, we don't have आज के वक्त में no patience. पेशेंस जब ख़त्म हो जाता है, then you can't discuss. We want shortcuts. सही. बस जो मैं कह रही हूँ वो सही है, जो लड़का कह रहा है वो बस nobody wants to वही compromise. अच्छा, और हो सकता है मैं एक बड़ी अनपॉपुलर स्टेटमेंट कहने जा रही हूँ, लेकिन क्योंकि उस क्लिप का जिक्र आया और मिसेस खान कई दफ़ा मेरे शो पे भी आ चुकी हैं. देखें, अगर इन आइसोलेशन देखा जाए, ठीक है, उनका मिजाज आपको तल्ख लगा, उनके अल्फाज का इंतखाब इतना आपको अच्छा नहीं लगा, लेकिन इन प्रिंसिपल मिसेस खान इज़ नॉट जस्ट वन पर्सन, दिस इज़ आवर सोसाइटी, जो हमें बार बार यही कहती है कि अगर आगे वाला बंदा गुस्से में हो तो खामोश हो जाओ थोड़ी देर के लिए, खुद अपने, और जो
अपनी जबान को उस वक्त रोक लेता है या चुप हो जाता है, वो ज्यादा बहादुर और ज्यादा स्ट्रांग होता है। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। ईगो समझते हैं, लोग इसको ईगो समझते हैं कि तो मैंने भी जवाब देना है। बिल्कुल, तो वो ईगो की वजह से यू बिकम मोर हार्श। एंड आई थिंक वही, या कमरे से चले जाओ, या वही कहा जाता है खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो पानी पी लो, बिकॉज दिस इज द फायर इनसाइड यू। तो पानी का मतलब है। अच्छा, वैसे हमने बचपन में नाई दफा यही देखा है, एक दिन अब्बू गुस्सा करते थे, उस दिन अम्मी चुप हो जाती थी, फिर तो उसका डिलेड रिएक्शन दूसरे दिन आता था, अगर न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह कि आप चार्ज हो रहे हैं, अगले दिन पता चलेगा। उस दिन अब्बू भी फिर थोड़े बैकफुट पे होते थे, क्योंकि उन्होंने पहले अपनी डिस अपने एम्यूनेशन शो कर दिए होते हैं। जवाबी कार्रवाई में जितना डिलेड रिस्पॉन्स होता है ना, वो काम आ जाता है। काम आ जाता है, बिल्कुल। वो इसको सॉरी सिद्रा, आप भी इसमें इफ यू वांट टू से एक चीज है जिसको साइकोलॉजी में सस्पेंड जजमेंट कहते हैं। वो ये होती है कि जो उस वक्त हो रहा है, टोनी रॉबिन्स इस पे बड़ी बात करता है, यू नीड टू जोन आउट ऑफ इट। तो आप एरियल व्यू से देखें, और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इसको सपोर्ट करता है कि आप ऊपर से देख सकते हैं अपने आप को कि यहाँ मैं खड़ा, यहाँ पे वो दूसरा बंदा है, ये होने क्या लगा है। जोन आउट कर जाए अपने आप को। हमारे यहाँ अगर जोन आउट कर गए तो तुम वीक, ऑल्दो दैट इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ। और जो आप बात कर रहे हैं टॉलरेंस, सिद्रा, टॉलरेंस इज अ ब्यूटीफुल वर्ड। आई वांट टू रिप्लेस ऑल कॉम्प्रोमाइज टू टॉलरेंस। यस, बिकॉज़ टॉलरेंस, प्लीज ये कहना बंद कर दें कॉम्प्रोमाइज, बिकॉज़ टॉलरेंस की उर्दू आप किसी से पूछें, लोग बोलेंगे बर्दाश्त नहीं है। बर्दाश्त, टॉलरेंस मींस टू एक्सेप्ट द अदर एंड तहम्मुल। तो जब आप एक्सेप्ट करते हैं ना, तो वो कॉम्प्रोमाइज एग्जिस्ट ही नहीं करता। कॉम्प्रोमाइज के बारे में कहा जाता है कि इट्स समथिंग that is not beneficial for both the parties. बैंडेड है ना, बिकॉज बैंडेड है, आपने कोई चीज अभी चोट लगी है, उसका मरहम लगाने के बजाय उसको वक्ती फर्स्ट एड दिया, और फिर आप बोलते हैं हाय मैंने 6 महीने पहले क्या किया, और फिर आपका दिल चाहता है, और दिल चाहता है कि दूसरे भी कहें कि यार इसने कितना बड़ा बलिदान दिया है ना, कुर्बानी दी है। इसमें कॉम्प्रोमाइज की ना एक और टर्म है। फॉर एग्जांपल एक वाइफ को किसी मॉर्निंग शो में जाना है, या चले किसी मोटिवेशनल सेशन में जाना है, 4 घंटे का सेशन है, ठीक है, वो अपने हस्बैंड से बोलती है कि प्लीज मेरे साथ चलो, लाइक हस्बैंड हैज नो क्लू कि मैं क्यों जा रहा हूँ इधर, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ हिज वाइफ्स हैप्पीनेस ही इज गोइंग इट, ही इज आल्सो कॉम्प्रोमाइजिंग हिज टाइम, हिज एनर्जी, हिज वर्थ एंड ऑल। ओके, नाउ व्हेन ही इज गोइंग देयर, वो 4 घंटे वहाँ पे बैठकर ही इज ओनली थिंकिंग अबाउट दिस कि यार मैं यहाँ क्यों आया, इस बोरिंग सी चीज में क्यों आया। नाउ he is creating negative energies within himself. देखिए, आपने बहुत अच्छी चीज पॉइंट आउट की। आई एम सॉरी, मुझे एक कॉलर की तरफ बढ़ना पड़ रहा है, लेकिन हम अक्सर खुशी के फॉर्मूला में शुक्रगुजारी को लेके आते हैं। इट्स ग्रैटिट्यूड प्लस पर्सपेक्टिव। नजरिया क्या है, अगर दूसरे के लिए कुछ कर दिया लेकिन बैठे कुर्ड हैं, जैसे आई हेट इट जब छोटे यंगस्टर्स हमारे पास आते हैं ना, वो कहते हैं जी मैं तो जी अकाउंटेंसी पढ़ना नहीं चाहता था, मैं तो बनना चाहता था कुछ और ये अम्मी के लिए किया। भाई अब कर लिया ना, तो अब उसको निभा लो या खुश हो जाओ, खत्म नहीं होता। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से? जी राशिद बोल रहा हूँ कराची से। राशिद, क्या है जिंदगी का सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज आपका? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कॉम्प्रोमाइज और सब्र, बर्दाश्त और सेक्रीफाइस, सरापा जो है ना, ये एक शख्सियत कोई है तो वो है औरत, यकीन करें। इनसे इतना कुछ हमें मिलता है, खासतौर पर जब वो माँ बनती है, इसमें रिलेशंस होते हैं बच्चों के साथ, शौहर के साथ, अपना घर छोड़ के आई हुई होती है। और यकीन करें कि मुझे बार दफा हैरान होता हूँ कि जो वर्किंग वुमेन है खास तौर पे, उस वो उठ के बेचारी खुद भी काम करती हैं। I personally want to break this mold. राशिद, सॉरी आपकी बात बीच में से काट रही हूँ। ये जो सरापा है सब्र आपने खातून को बनाया हुआ है ना, इसका किसी को फायदा नहीं हो रहा है। मुझे ये बताइए, यही मर्द हजरात होते हैं, राशिद मेरी बात छोटी सी सुन लें, यही मर्द हजरात ऑफिस में बॉस की बुरी सी बुरी बात को सब्र से सुन लेते हैं, घर आते ही क्या होता है, उनको ये टाइम बॉम्ब क्यों बने हुए होते हैं? हाँ ये है, लेकिन देखें एक बात बताऊं कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि जब कोई किसी आपकी बात का यकीन नहीं करता तो उस बहस मत करें। वो सब्र करना, बर्दाश्त करना ही उसका अल्लाह, ये एक बहुत बड़ी फोर्स है। वो आपको पॉजिटिविटी, देखें कुदरत बैलेंस पे चलती है, एक दिन ये चीज बैलेंस जरूर मिलती है। अगर इंसान सही है तो उसको यकीन रखना चाहिए कि मेरी बात आगे जरूर जाएगी, और ये कॉम्प्रोमाइज मैं जो आज कर रहे हैं इसका
रिजल्ट भी मुझे अच्छा मिले। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया राशिद। और जो आपने मिसाल दी, देखें ये बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिन्होंने हमें दुनिया से आखिरत तक क्या रास्ता दिखाया है। अगर आप हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु की बात करते हैं, आकाए दो जहान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, इन्होंने जो सब्र और तहम्मुल का, इमोशनल इंटेलिजेंस का दर्स दिया है, आई एम सॉरी वो सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं है। वो ख़ुद उन्होंने प्रैक्टिस करके बताया कि मुश्किल से मुश्किल हालात में कैसे अपने आप को इस्तकामत के साथ, सब्र के साथ लेके चलना है। तो प्लीज़ स्टॉप बासिंग द ओनर्स एंड द बक ऑफ इट ऑन ओनली विमेन। मर्द हजरात को भी ये करना पड़ेगा और वो करते भी हैं। मुझे लगता है कि हम एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे इस बात को। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वी आर गोइंग टू कम बैक टू दिस डिस्कशन। वेलकम बैक। एक कॉलर हमारे साथ हैं, उन्हीं से गुफ्तगू शुरू करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा, आप कहाँ से? मैं सलीम बात कर रहा हूँ मियाँ वाली से। क्या कहना चाहेंगे सलीम? मैं ये कहना चाहूँगा कि ना जो समझौते होते हैं वो इंसान को मतलब कि ना कहाँ से किसी को अच्छी तरह कोई इंसान समझौते करता है, कोई गलत ले जाता है, लेकिन मैंने लाइफ में हमेशा फैसले गलत लिए हैं। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है? ऐसा लगता है क्योंकि मेरी एज 20 साल है। ठीक है। तो मैंने अपनी लाइफ में अपने घर वालों को बहुत टेंशनें दी हैं। खुद अभी मैं तकरीबन 10 दिन हुए हैं मैं घर वापस आया हूँ। सही। 6 मंथ बाद। तो सलीम, आपको क्यों लगता है, आपको लगता है कि आपकी लाइफ के सारे डिसीजंस आपके घर वाले लेते थे? नहीं, मैं खुद लेता था, लेकिन मैं गलत लेता था। अच्छा, इसकी क्या वजह? यानी वो गलत कैसे प्रूव हुए? उसके बाद आपको नुकसान होता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, आप उनको गलत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैंने 1 साल पहले शादी भी कर ली थी अपनी मर्जी से और अपनी पसंद से जी, जो कि ना लड़की घर वाले राजी थे ना मेरे घर वाले। सही। तो इस वजह से मतलब कि कुछ ऐसा मसला था कि मैं अभी वापस आया हूँ 6 मंथ बाद। घर से दूर था, अपनी अम्मी से दूर था, जो कि आपकी शादी कायम है? आप उस रिलेशनशिप में हैं अभी भी? आपकी शादी सही चल रही है? जी सही चल रही है, लेकिन हर वक्त एक कमरे में बंद रहना, बाहर नहीं जाना, क्योंकि बाहर जाऊंगा तो या हमारे मियाँ वाली का ये निज़ाम है। ओके, आई गॉट इट। थैंक यू सो मच सलीम फॉर कॉलिंग इन। आप प्रोग्राम देखिए, हम अपने पैनल से पूछते हैं कि एग्जैक्टली डायनामिक्स को किस तरह हैंडल किया जा सकता है। सिद्रा, इफ़ आई मे बिगिन विद यू। पसंद की शादी है जी, एक खौफ है, लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं, ना घर वाले एक्सेप्ट करते हैं, किस तरह ज़िंदगी को आगे लेके चलें वो? यूजुअली हम लोगों ने बचपन से एक चीज़ सुनी है कि माँ बाप ही पसंद करें क्योंकि वो बेहतर जानते हैं, उनका हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक है। और एट टाइम्स बहुत सारे बच्चों को, स्पेशली लड़कियों को, जो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है कि वो अपनी पसंद की शादी नहीं कर सकते, बिकॉज एक ही पॉइंट होता है कि ठीक है हम ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं, ठीक है, हमारी बेसिस पे अगर तुम करोगे तो तुम खुश रहोगे, और अगर तुम अपनी मर्जी से करोगी तो फिर अगर तुम्हारे मेक श्योर कि तुम खुश नहीं हो। प्लस आई विल ऐड दिस थिंग, मोहब्बत अंधी होती है, सोचती नहीं है। एज व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम टीनेज लाइफ लाइक 19-20, द एज इज वेरी मच वल्नरेबल। ठीक है, आपके इमोशंस बहुत पीक पर होते हैं उस टाइम पर, आप बहुत जज्बातियत में आके आप इसको पसंद करके शादी कर लेते हैं, एंड देन यू से ओह गॉड दैट वाज लव एंड लाइफ टाइम लव। नो, लेकिन इस स्पेसिफिक इशू से ज़रा जूम आउट करते हुए नाहिद आपा, हमारे हर घर की ये कहानी है ना, अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, जब मामला घर वालों तक पहुंचता है तो घर वाले या तो राज़ी हो जाते हैं, पसंद कर लेते हैं आपकी पसंद को, और अगर नहीं करते तो सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ये होता है फिर हमें ना कहना। वाई डू पीपल अस्यूम कि शादी की कामयाबी उनकी रजामंदी इस बात की जामिन है, और दूसरा ये कि अगर इन्होंने अपनी पसंद की शादी की तो फिर थिंग्स विल फॉल अपार्ट? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर केस जो कॉल आई है, बिकॉज जो मैंने सोचा मियाँ वाली का केस है, एंड ही इज़ टू यंग, मे बी इज़ नॉट वर्किंग, देयर आर सिचुएशंस, देयर आर डिफरेंट सिचुएशन। अब आई थिंक मसला ये है कि लड़की कितनी छोटी है, फैमिली वहाँ पे फैमिलीज के लिए भी होता है, यहाँ बिरादरी में yes, तो ये चीज़ें होती हैं, बच्चे सोचते नहीं है। नाउ व्हेन ही इज कम बैक he must have realized, now he realizes he is wrong. बहुत सारे ये जो शॉर्टकट्स होते हैं, ये जो आपकी थिंकिंग होती है बस मैं ये करके रहूँगा, and then the others have to face a lot of things, families like this.
यानी आप कह रही हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम्स जो उस वक्त जज्बातियत में नौजवान नहीं देख रहे होते, फैमिलीज उसको भांप जाती हैं कि दिस विल क्रिएट अदर प्रॉब्लम। लेकिन बुरहान, अच्छा लेट्स टेक द इशू टू मैच्योर पीपल, जहाँ पे हर इंसान चाहता है कि वो नया रिश्ता बनाए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हिज फैमिली एंड नॉट एट, तो इवेंचुअली वो या तो रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, ब्रेक ऑफ के नहीं भाई अम्मी मान ही नहीं रही, घर वाले मान ही नहीं रहे, मैंने किधर तुम्हें लेके जाना है, रोज़ाना हमने सबने साथ मिलकर ताने सुनने। Why do we feel कि हम शादी सबको साथ रखने के लिए कर रहे हैं? Shouldn't शादी make you happy? Of course, and इसका सबसे बड़ा रीज़न कंफर्मिटी है। हमें दूसरे से एंडोर्समेंट चाहिए। आप आईने के सामने कितनी दफ़ा खड़े होते हैं? शायद दिन में 5-6 दफ़ा। आप अपने आप को कह रहे होंगे ना कि यार आई एम लुकिंग गुड, तो आपके अंदर किसी ना किसी ने बचपन में कहा था तुम बहुत सेल्फ कंसीडर्ड हो। आप जाते हैं किसी के पास, इधर मैं कैसा लग रहा हूँ, नहीं दफ़ा मैं कैसा लग रहा हूँ। अब आपने शुरू में तो बोला यार गुड, वेल डन, और 3 दिन बाद जब मैंने आपसे पूछा, आप डिफरेंट जोन में थे, आपने कुछ कह दिया, हाय मेरी तो ज़िंदगी अब रुक गई। शादी तो बहुत बड़ी बात है। आप कोई अपने लिए चीज़ ख़रीदने भी जाते हैं, आपको आसरा चाहिए। इवेंचुअली आपका पैराडॉक्स जो है ना, वो ढूंढता है एक ऐसा तकिया जिसके साथ आप अपना गम शेयर कर सकें। दोस्ती से बड़ा हैक कोई नहीं होता। इस केस में भी अगर आप देखें, या किसी भी केस में, आज का पेरेंट दोस्त नुमा पेरेंट है। हमारे ज़माने में तो माई मदर वॉज मोर ऑफ अ प्रिंसिपल देन अ फ्रेंड। हाँ, मैं बल्कि अभी आप वो कपड़ों की और उसकी बात कर रहे थे, मुझे याद है बचपन में, बल्कि आज भी अगर मैं कभी अम्मी के पास जाऊँ और कहूँ अम्मी ये पहनूं या ये पहनूं, तो कहती इतनी बड़ी हो गई हो, इतना पढ़ा लिखा दिया, इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया कि कपड़े खुद चूज कर सको। तो टफ लव वाज अ रियलिटी। और इसलिए, और जब हम दोस्त होते हैं ना, तो हम बात करते हैं, एक दूसरे से मशवरा करते हैं। नाउ ये हमेशा से हुआ है और रहेगा। आप सोचें कि हम आज तालियां किन के लिए बजाते हैं, ग्लोबली या लोकली? वो लोग जो ज़रा हट के हैं। किसी मूवी डायरेक्टर से पूछे तुम्हारी फिल्म ज़रा हट के है। हर वो शख्स जिसके लिए आज हम तालियां बजाते हैं, जिसकी कोट शेयर करते हैं हम, वो है जिसकी ज़िंदगी में एक वर्ड कॉमन है, वो है फेलियर। वो हट के चला। 100 लोग इधर जा रहे थे, वो अकेला जा रहा था। शुरू में लोगों ने बोला ये क्या चीज़ है, अजीब सा आदमी है। मगर जब वो हिट हो गया तब बोलते हैं हम भी नया फेसबुक बनाएंगे, लेट्स बिकम ज़करबर्ग, लेट्स बिकम स्टीव जॉब्स, लेट्स जस्ट बिकम ईदी साहब। यानी हमें लगता है मी टू मूवमेंट करनी पड़ती है, लेकिन जो इनोवेटर्स होते हैं, जो एक्चुअली जिंदगी में खुश रहते हैं, सक्सेस पाते हैं, दे हैव टू ब्रेक अवे फ्रॉम यू गोट टू ब्रेक द पैटर्न ना, लीनियर पैटर्न में जीते ना। आप छोटे थे, आप 5वीं जमात में आए, आपको बोला भाई मैट्रिक कर, तुझे खुशी मिलेगी। मैट्रिक किया, आप जल्दी से इंटर कर लो, आपको खुशी मिली। इंटर कर लिया, शादी करो जल्दी से, शादी कर ली, बच्चे कर लो, तो जिंदगी सेटल्ड है। इस लीनियर पैटर्न को तोड़ना कमिंग बैक टू आवर कोर सब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज, देखें रियलिटी फिर भी है। आजकल कॉम्प्रोमाइज़ का लफ्ज़ आता कहाँ पे? आप कॉन्फ्लिक्ट में अक्सर इसको देखते हैं, यानी कोई झगड़ा हो गया, कोई चीज़ हो गई, तो हमने कहा अच्छा जी आपकी राय मुख्तलिफ है, अगले फ़रीक की राय मुख्तलिफ है। अब ये फ़रीक कोई भी हो सकते हैं, आपका कोई जायदाद का मसला हो सकता है, कोई ऑफिस का मसला हो सकता है, कोई पर्सनल लाइफ का मसला हो जाता है। 2 फ़रीक जिनकी अलग अलग राय है किसी एक इशू के बारे में, दे हैव टू मीट एट एक मीन ग्राउंड, एक मिड ग्राउंड पे आपको मिलना है। अब वो मिड ग्राउंड में लोग इस नापतोल में ही लग जाते हैं कि ये मेरी राय से ज़्यादा करीब है या उसकी राय से ज़्यादा करीब है। सिद्रा, सो अगेन कमिंग बैक टू, क्योंकि सबसे बड़ा मसला जो आपके लिए कोर पेन पॉइंट बनता है वो आपका घर का एनवायरनमेंट ही होता है। हम कभी ये नहीं सोचते कि स्टेक होल्डर्स, कभी कभार जब फरीकेन आगे आमने सामने होते हैं, सास और बहू आमने सामने हो जाती है, हस्बैंड एंड वाइफ आमने सामने होते हैं, बाकी स्टेक होल्डर्स का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, हस्बैंड का क्या होगा, मेरे वालिदैन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, सोसाइटल इम्पैक्ट क्या होगा। इन सारी चीज़ों को अगर एक लम्हे के लिए जहन में ले आएँ, तो क्या आपको लगता है कि वो मिड ग्राउंड पाना ज़्यादा आसान हो जाएगा? Okay, so being a psychologist, I deal with different, perspective, different kind of clients. मेरे पास ऐसे भी clients आते हैं जो husband wife का problem है, कोई सास ससुर का problem है। सब में जिस चीज़ की कमी है, जिसको हम, जैसे मैंने पहले भी बात की थी कॉम्प्रोमाइज़ की, कि चलो ठीक है अगर कॉम्प्रोमाइज़ उस टाइम के लिए कर भी लिया, तो बाद में उसको इतना जताया कि वो चीज़ हेट्रेड में बदल गई, कि तुमने अगर मेरे लिए कुछ कर लिया तो अब तुम बार बार उसको जताओगी मुझ पर। चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई सास ससुर का रिलेशनशिप हो, मिड ग्राउंड पे कोई आने को रेडी नहीं है। कोई एक दूसरे की, जैसे मैंने वो मिसाल दी थी कि अगर उसने नहीं, कहते हैं ना लर्न टू से नो व्हेन यू एक्चुअली मीन नो,
तो if you tell them on the very start, अच्छा वैसे ख़वातीन की बहुत साइड ली जाती है. I want to point this one failure as well. लेकिन जब इशू पे लड़ाई होती है and as women we should admit it, और थोड़ी सी अगर इसमें मर्दों की साइड भी लेनी पड़े तो कोई मसला नहीं है. When men are fighting, वो उस इशू पे बात कर रहे होते हैं जो इस वक्त सामने होता है. ख़वातीन कहती हैं लाओ भाई मेरी फाइल निकालना जरा 5 साल पुराने सारे इशू सब खोलेंगे और सबका वो बड़ा वाला फोल्डर निकालो मेरे कॉम्प्रोमाइजेस का. तो वो सब कुछ खाता खुलता है. ये क्यों हम करते हैं? हम इशू पे नहीं रहते और हम वही वैलिडेशन वाली बात कि जितने हमने कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, किसी वक्त मोहब्बत में किए हैं, किसी वक्त शायद डर के मारे किए हैं, वो सब हमें चाहिए कि वो सब लोगों को याद रहें. और ये याद रखवाने का अमल अक्सर हमारी प्रॉब्लम्स की वजह बनता है. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. वील बी राइट बैक. For anybody to grow up to be an emotionally stable person, यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका जज्बात पे अच्छा एक हैंडल हो, आप एक हेल्दी रिलेशनशिप की बुनियाद रख सकें चाहे वो कहीं पे भी हो और आपकी ज़ात में इनसिक्योरिटीज़ ना हो, यू शुड ऑलवेज ट्रेस बैक टू द चाइल्ड ऑफ द चाइल्ड. और उस वक्त के जो प्राइमरी केयर गिवर्स होते हैं, दोनों वालिदैन का आपसी रिलेशनशिप और आपके साथ रिलेशनशिप बहुत मैटर करता है. नाहिद आपा, आपके पास इतनी लड़कियां आती हैं जो हम कहते हैं ना कि इमोशनली अपना एक सेंस ऑफ सेल्फ भी अच्छा होता है, जो ज़्यादा पीपल प्लीजिंग में नहीं पड़ती हैं, जो बिछ जाने मर जाने या जिनमें ईगो नहीं भी होता, उनमें आपने हमेशा देखा होगा कि एक चीज़ कॉमन है, when they've had a healthy relationship with their fathers. Yes. इस पे we cannot emphasize enough. बिल्कुल. I'll tell you one thing what happened recently, just day before yesterday, when I finished my course. The last day is the breathing class. Okay, you will not believe, I am always shocked and I am learning from the girls. We were talking about parents. अब बच्चों को वो समझती हैं कि हम घर से आए, माँ डांट रही है और बाप भी कह रहे हैं जाओ इनको ये सीखना है. When they come and then I teach them the same thing, they want to be away. So we say you are the best. So they become close. When she did this class, every time वो जो आखिरी क्लास होती है 2 hours होती है, they start crying, all of them, and they start hugging. अच्छा, then I always invite the mothers as well. They should be there also. They should know what happens, what the girls are talking. मैं पूरी course में I tell the girls, you today you'll go and you'll hug your mother. You will not believe it. They don't want to hug the mothers. नहीं, ये तो हम नहीं कर सकते. माँ तो हमेशा गुस्से में होती है. I'm talking about nowadays. अच्छा, इसमें होने ये लगा है, अगर नाहिद आपा की बात को हम आगे बढ़ाएं, कि मदर के पास सारी जिम्मेदारी आ जाती है बच्चों को डिसिप्लिन करने की, उनकी तरबियत करने की, तो वो डांटेगी भी आपको, चीज़ों से रोकेगी भी. No, not तरबियत. Why? Then I take the answers for that. जी. One day I just sit with them and I talk to them. You know what they say? नाहिद आंटी, नो प्लीज, आपको नहीं मालूम, नौकरों का गुस्सा हम पे उतारती हैं, वो बाजार से आती हैं, रोड. This is not तरबियत. अब्बू का गुस्सा भी बच्चों पे उतारती है. These are the words which I am learning also, and this happens. अच्छा, this is very interesting because एक मैं Netflix पे ही एक सीरीज देख रही थी which was about the summer of 99, I think, वो 90s की दिहाई में, और उसमें वाकई होता था, और हमारी जिंदगियों में हमारा बचपन भी ऐसे ही गुजरा है कि अम्मी अब्बू की अगर लड़ाई हो ना, बच्चे वैसे ही छुप जाते हैं कि जो रास्ते में आएगा ना वो तो बेचारा खामखा कोलैटरल डैमेज होगा उसका. तो प्लीज मेक श्योर कि आपका आपसी जो रंजिशें हैं उसका गुस्सा बच्चे पे ना निकालें. और बड़ा स्ट्रेंज एक फिनोमेना होता है, उसको ज़रा सा बता के फिर आई विल ब्रिंग इट टू बुरहान एंड सिद्रा. अच्छा, रिलेशनशिप विद आवर पेरेंट्स, लड़कियां जो अपने फादर्स को इमोशनली अनअवेलेबल देखती हैं, नॉट जस्ट के फादर्स अपनी बेटियों के साथ क्या रवैया अपनाते हैं, बल्कि जो बीवियों के साथ रवैया अपनाते हैं उसको वो दैट इज़ हर फर्स्ट विंडो टू हाउ मेन आर. और वो इसी तरह अस्यूम करती है, या तो शी फॉल्स इन लव विद इट, कि वो चाहती है कि उसके ज़िंदगी में भी जो आए वो अपने उसी तरह का रवैया रखे जैसे अब्बू अम्मी को ट्रीट करते थे, या शी बिकम्स वेरी स्केयर्ड ऑफ इट कि भाई ऐसा हो जैसे अगर उसने घर में तशद्दुद देखा है, मारपीट देखी है, अपनी माँ की ज़ात की नफ़ी देखी है, तो वो चाहती है कि नहीं भी इससे कोई मुख्तलिफ हो. ऑन दी अदर हैंड फॉर बॉयज साइकोलॉजी कहती है कि सिनेरियो बिल्कुल मुख्तलिफ है, जिसको आप और मैं अगर कहते हैं ना कि जी मामाज बॉय है, कोई बहुत बड़ी उम्र का भी हो गया लेकिन अम्मा के पल्लू से है बहुत ही करीब, और अम्मा जिसको हाँ कहते तो
हाँ, ना कह दे तो ना। इसमें फिनोमेना ये होता है कि अगर माँ के साथ ज्यादती होते हुए लड़का जिंदगी भर देखता है, बचपन में अपने घर में देखता है, तो ही ट्राइज टू स्टैंड अप, उसकी जो मैनहुड है, ही वांट्स टू स्टैंड अप फॉर हिज मदर एंड ही ट्राइज टू सॉर्ट ऑफ बिकम हर पार्टनर। और वो एक ऐसी बॉन्डिंग हो जाती है जिसमें लेटर ऑन उसकी अपनी लाइफ पार्टनर बिकम्स अ थर्ड व्हीलर। बुरहान, इस सिनेरियो को कैसे हम हल करें? इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन नजर नहीं आती। बिल्कुल भी नहीं। एंड यू नो दिस इज अ वेरी क्रूशियल पॉइंट दैट यू हैव टच्ड। उसके प्रोज एंड कॉन्स भी हैं। आपने देखा कि जी यू नो देयर वाज अ मैन इन द फॉर्म ऑफ योर फादर जो बहुत अच्छे थे, अब आपके स्टेक्स जो दूसरे आएंगे आपकी जिंदगी में वो हाई कर दिया आपने। जी, ये लड़कियों की बात आप कर रहे हैं। बॉयज का आप बिल्कुल सही करें, नॉट ओनली दे टेक द स्टैंड बट देन दे बिकम सो इमोशनली हाई। वो जैसे एम्पैथी के लेवल होते हैं ना, कॉग्निटिव एम्पैथी, इमोशनल एम्पैथी। इमोशनल एम्पैथी जो हम अक्सर टीवी पे भी देखते हैं, मूवीज पे देखते हैं, अगर मेरा फेवरेट एक्टर रो रहा है तो मैं भी रोऊंगा। तो आप जब उस चीज से आते हैं तो आप दूसरे बंदे को वो मार्जिन देते हैं, उसको आप इतना एक्स्ट्रा सपोर्ट करते हैं, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं है। वो आप इतना दिल से, एम्पैथी इज व्हाट आप इतने क्लोजली बॉन्डेड हैं। Yes. और उसमें गलत नहीं है आपकी अटैचमेंट अपनी मदर के साथ, प्रोबेबली इट हैज गॉन टू द अनहेल्दी लेवल। और ये सारा ये जो मसला है ना, वो लेगेसी वॉर है कि माँ बोलती है कि भाई मैंने पाल के इतना बड़ा किया, अब तुम्हें हैंड ओवर करना है मैंने। हाँ। तो टफ टाइम तो मिलेगा तुम्हें। और दूसरा ये तो कि अम्मियों को सास और बहू भी आता है, दैट्स आउट ऑफ लव। एंड अम्मियों को ना थोड़ा सा बच्चों को, एंड आई थिंक आज अगर मैं अपनी जनरेशन में देखती हूँ, माई जनरेशन इज वेकिंग अप टू दैट। तो हमारी जरा पहली वाली जनरेशन भी अगर थोड़ा सा दिल बड़ा कर ले कि स्टॉप सीइंग योर चिल्ड्रन एज योर बुढ़ापे का सहारा। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे आपको लोग नजर आएंगे जो 60 की एज क्रॉस कर गए हैं, माशाल्लाह 4 या 5 बच्चे थे, एक भी बच्चा मुल्क में नहीं रहता, माँ बाप अलग सर्वाइव कर रहे हैं, अपने आप को फाल रखे हुए हैं, खुश रहने की जिंदगी में किसी चीज से अटैचमेंट ना करें। सिद्रा, योर क्लोजिंग कमेंट्स बिफोर आई वाइंड अप द शो। ओके, द थिंग इज कि जैसे बुरहान ने भी बात की, होता यह है कि जब आप लिटरली जब जिस तरीके से आप माहौल घर में बनाते हैं, जैसे पहले बच्चा जब से पैदा होता है तब से कि 5 साल की उम्र तक उसकी पर्सनालिटी बन रही है, उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है, उसका माइंड बन रहा है। उस टाइम पर जैसे आई पर्सनली नो समवन जिसने अपनी फैमिली में बहुत डोमेस्टिक वायलेंस होते देखा अपनी मदर के साथ। So now she's like this कि उसने सोच ही लिया कि उसे शादी नहीं करनी। बिकॉज शी थिंक्स कि मर्द या तो औरत को छोड़ देगा, या तो मारेगा, या तो दूसरी शादी करेगा। बहुत शुक्रिया सिद्रा फॉर ब्रिंगिंग दैट अप। बुरहान, नाहिद आपा, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। साइकोलॉजी और साइंस आज प्रूव करती है कि आप जिस तकलीफ को सिर्फ अपनी तकलीफ समझ रहे होते हैं, यू आर कैरिंग जनरेशनल ट्रॉमा ऑफ एटलीस्ट 4 जनरेशंस, यानी आपकी पर नानी तक के साथ अगर कुछ हुआ है, डीएनए उस ट्रॉमा को मेंटेन करता है आपके अंदर। सो एवरी टाइम यू लेट गो, एवरी टाइम आप कॉम्प्रोमाइज नहीं टॉलरेट कर रहे हैं, व्हेन यू बिकमिंग माइंडफुल कि आपके अपने इमोशंस और एक्शंस दूसरों पे कैसे असरअंदाज होते हैं, दैट इज़ व्हेन यू आर हीलिंग दैट ट्रॉमा। आप अपने आप का वो ज़ख्म जो सिर्फ आपका ज़ख्म नहीं है, कई जनरेशंस का ज़ख्म है, उसको हील कर रहे हैं और माशरे को, सोसाइटी को अपलिफ्ट कर रहे हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस रोल। इसी के साथ आज के प्रोग्राम्स में मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।